Hello commandos, welcome to Biomentors classes online. So today it's a chapter from class 12 physics. Name of the chapter is atoms. Start करते हैं. एटम्स वो चैप्टर है बेटा जो आपका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे टोटली रिलेटेड है. 1% भी इधर उधर कुछ भी नहीं है. जो आपका केमिस्ट्री में क्लास 11 की केमिस्ट्री चलती है बिल्कुल उसी से सेम टू सेम रिलेटेड है. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के बारे में. तो एटम है क्या चीज? तो एटम को सबसे पहले जो डिफाइन किया है परमाणु, हिंदी में ऋषि कणाद ने, कि भैया वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके. क्या? वो सबसे छोटा पार्टिकल, वो सबसे छोटा कण जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके. द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम. अब एटम को लेकर के अलग अलग थियरीज आई. उसमें सबसे पहले आई डाल्टन सर की थियरी. डाल्टन सर की थियरी ये कहती है भैया कि हर एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और इन परमाणुओं को और आगे विभाजित करना संभव नहीं है. ये परमाणु जो है वो सबसे छोटी स्टेबल एंटिटी है. परमाणु जो है वो सबसे छोटी स्टेबल एंटिटी है, मतलब इससे छोटा और कुछ है ही नहीं कि जो क्या हो, स्टेबल हो. ये परमाणु जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है. एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है. यदि आप एक पदार्थ को उठा करके देखोगे, जैसे आपने कॉपर की शीट ली, तो उसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, और यदि आपने अलग अलग उनको देखा तो वो सारे एटम्स अलग अलग होंगे. मतलब कॉपर और जिंक को कंपेयर करोगे तो अलग अलग एटम मिलेंगे. सिर्फ कॉपर की शीट ली तो उसके अंदर जितने एटम्स हैं वो सारे की सारे आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा. और एक और लास्ट पॉइंट इसमें डाल्टन सर की थ्योरी में जो उन्होंने बोला कि भैया एटम वो सबसे छोटी एंटिटी है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है. एटम वो सबसे छोटी एंटिटी है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और फिर क्या होता है, रिएक्शन के बाद में ये अपने आप को अपरिवर्तित रखता है, खुद परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ये किसी और के साथ में जुड़ जाता है और एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, नया सब्सटेंस बना लेता है. ये डाल्टन सर की थ्योरी थी, लेकिन ये फेल हो गई. क्यों? क्योंकि एटम को और आगे विभाजित किया जा सकता है. किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में. यस, तो ये फेल. आगे बढ़ेंगे. फिर आया थॉमसन सर का एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं. हम लोग इंडिया में इसे जनरली वाटरमेलन के नाम से जानते हैं. वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन जैसे आपने देखा है उसमें लाल कलर का क्या होता है, अंदर खाने वाला पल्प, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, सीड्स. तो थॉमसन सर ने क्या बोला कि एटम जो है भैया वाटरमेलन के जैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर चारों तरफ बिखरा पड़ा है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर में पल्प फैला होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर में वो सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसकी तरह बीच 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 में एम्बेडेड रहता है. थॉमसन सर का एटॉमिक मॉडल फेल. फिर आया रदरफोर्ड सर का मॉडल, जो कि है प्लैनेटरी मॉडल. जो कि है प्लैनेटरी मॉडल. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एटम की तुलना सौर मंडल से की. कैसे? इन्होंने बोला जैसे सूरज बीच में होता है, सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया जो पूरा एंटायर मास है और पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में लोकेटेड होता है, केंद्र में लोकेटेड होता है, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. जैसे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. ये इनका प्लैनेटरी मॉडल था. क्या ये फेल हुआ? ये फेल नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ चीजें थी जो गड़बड़ी वाली थी, जिनके आंसर्स रदरफोर्ड सर नहीं दे पाए, जिसके कारण इन पे सवालिया चिन्ह उठाया गया कि भैया बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही. इन सवालों के हमें जवाब दे दो, फिर हम आपके मॉडल को मान लेंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, ऐसे इनके पास नहीं थे. लेकिन ये इस सिचुएशन पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कहां से, तो उन्होंने इसके लिए किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट.
रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम के अंदर में, वैक्यूम चेंबर के अंदर में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, उसे यहां पर लीड की ब्रिक्स के बीच में से ऐसे होकर के गुजारा ताकि वो एक सीधी बीम जाए। आगे उन्होंने गोल्ड की फॉइल रख दी, गोल्ड की क्या रख दी, एक फॉइल रख दी जो कि बहुत पतली थी। पतली मतलब कितनी पतली, 10⁻⁻8 मीटर पतली थी। इतनी पतली क्या थी, इतनी पतली क्या थी, गोल्ड की फॉइल। और उसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, लगा दिया भैया, मान लिया। अब हुआ क्या, इन्होंने देखा कि यार मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे चले गए, बिल्कुल सीधे। और सीधे चले गए, ये पता कैसे लगा, पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है उस पर जब जाके अल्फा पार्टिकल टकरा रहे थे तो सिंटिलेशन हो रहा था। सिंटिलेशन मतलब चमक आ रही थी, जो कि सीधी सीधी आ रही थी, जैसे कि बीम सीधी होकर गुजर गई हो। ये इतनी पतली शीट इन्होंने यहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी, तो इसमें से ये सीधे निकल गए। फिर कुछ पार्टिकल लेफ्ट राइट में भी टकराए, फिर कुछ ऐसा थे जो 90 डिग्री से ज्यादा क्या हुए, मुड़ के आए, रिफ्लेक्ट हुए। और लाखों में एक तो ऐसा था जो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पर लौट के भी आया। ये इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, इससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या है भैया, चूंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, लगभग सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं स्ट्रेट, बिना किसी डेविएशन के। इसका मतलब यह होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पे है पॉजिटिव चार्ज और ये बिना किसी डेविएशन के गया। गोल्ड की फॉइल इतनी पतली है, अब गोल्ड की फॉइल तो है, या तो टकरा के वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुक के तो नहीं, उसमें से आर पार निकल गए। मतलब इतनी पतली शीट है कि लगभग हम मान रहे हैं कि वो एक ही एटम के बराबर है। तो कहानी ये थी भाई, उन्होंने बोला इसका मतलब एटम का मैक्सिमम हिस्सा क्या है, खाली। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। क्योंकि 8000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, मुड़ के जा रहा है, बराबर। मैंने यहां पे एक शायद लाइन ऐसा हो गई है, हां, यहां पर क्या हो रहा है, लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे हो रहा है कि जो 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन आ रहा है। यहां पे ये थोड़ा लाइन गलत हो गया, मुझे लगता है 2 लाइन मिक्स हो गई इसमें पीपीटी में। ठीक है, 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री से ज्यादा क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, वापस रिफ्लेक्ट हुआ। और ओकेजनली मिलियन में से एक ऐसा भी था जो कि सेम पाथ पर लौट के आया। अब ऐसा हुआ, इसका मतलब उन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया डेफिनेटली पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां है, सेंटर में ही लोकेटेड है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां है, सेंटर में ही लोकेटेड है। क्योंकि यदि अल्फा पार्टिकल जाके इसी पाथ पर लौट के आया है तो अल्फा पे क्या है भैया, अल्फा पे है आपका +2e चार्ज, और ये लौट के आया मतलब डेफिनेटली यहां से क्या हुआ होगा, रिपल्शन हुआ होगा, तभी ये लौट के आया होगा, बराबर। ये इनको आइडिया लग गया। लेकिन चूंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो भैया इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहे। फिर यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग मतलब अपने पास से जो मुड़ रहे हैं वो कितने एंगल पे मुड़ रहे हैं और कितने मुड़ रहे हैं, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। यस, थीटा स्कैटरिंग एंगल और n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट। ध्यान रखना ये पर मिनट है, ओके। फिर यहां पर एक और छोटा सी टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो अभी जो शुरुआत में चल रहा है ना, ये सब वो थियरी है जिसे बस एक बार आपको आंखों के नीचे से निकालना है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा और यहां पर आपका दूसरा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, तो क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन आपने इसे शूट किया है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है अभी, और ये यहां से जाके यहां से वापस लौट आया। अब मेरा बनाते समय थोड़ा सा ऐसा हुआ है, लेकिन मान लो ऐसे लौट के आ रहा है, तो भैया ये यहां तक कितने नजदीक पहुंच गया, इससे इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बराबर।
तो वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम एंड अल्फा पार्टिकल, एटम एंड अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भैया चल के यहां पहुंचा ना, ये अल्फा यहां तक पहुंचा है, तो इन दोनों के बीच की वो मिनिमम दूरी जहां तक अल्फा पार्टिकल लौटने से पहले पहुंचता है उसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखिए Z जो है वो क्या है, ये एटॉमिक नंबर इस वाले एटम का, E चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा हुआ है, K अल्फा क्या है, K अल्फा जो है वो है भैया आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे सवाल करते हैं, वही है ये, कुछ भी नया नहीं है ये। क्लियर है? फिर यहां से आगे एक चीज आती है जिसे कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर की न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब आपका ये वेलोसिटी वेक्टर है, देखो ये आपका पार्टिकल जा रहा है, मान लो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये न्यूक्लियस के सेंटर को मिलाते हुए हमने लाइन खींची। अब यहां से टक्कर के बाद में ये यहां ऐसे चला गया और इसी न्यूक्लियस को हमने यहां पर लिया, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है आपका इंपैक्ट पैरामीटर बी, वो डिस्टेंस। तो बी आता कितना है? तो देखो ये है बी का फॉर्मूला। अब आपने यदि किसी अल्फा पार्टिकल को दिया, भेजा है यहां पर, तो उसकी कुछ ना कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी दी रखी होगी। थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब कौन से एंगल पे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो बी बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा कॉट थीटा बाई 2। यहां पर एक और सवाल बन जा है जनरली वाला, वो ये है कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने के लिए स्कैटरिंग एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक सवाल बनता है भैया यदि बी बराबर 0 है तो थीटा बराबर कितना? तो आंसर क्या आएगा? थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा क्या आएगा? 180 डिग्री। एक सवाल बनता है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। फेलियर्स और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी, क्या चीजें थी जिनको वो आंसर नहीं कर पाया? तो देखो सबसे पहला सवाल उससे पूछा गया, देखो भाई कि तुम कह रहे हो एटम का पूरा भाग अंदर का खोखला है, चलो हमने मान लिया। आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, वो भी मान लिया। अब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ओके, तो सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में क्यों नहीं गिरा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरा? मतलब कहानी ये है कि भैया देखो ये प्लस जेड ही है। अब आपने कहा कि भैया देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन। तो ये ऐसे 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 इसके अंदर में गिर जाना चाहिए इवेंचुअली। क्यों नहीं गिरा? पहला सवाल का आंसर इनको नहीं मिला। दूसरा सवाल ये था भैया, देखो तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गई हमारे हिसाब से। तो कौन सी मोशन हो गई? एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। तो भैया इसने कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करने चाहिए थे, वो भी कौन से? कंटिन्यूअस होने चाहिए थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो डिस्क्रीट था। ईएम रेडिएशन कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? वाई डिस्क्रीट? जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया तो ये डिस्क्रीट क्यों मिला भैया? कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था फिर। तीसरा सवाल इनसे पूछा गया कि भैया देखो ये आपका मान लिया प्लस जेड ही न्यूक्लियस है। अब इसके बाद देखो आप कह रहे हो कि यहां, कि भाई देखो इसके बाद यहां जगह खाली पड़ी है, यहां खाली जगह 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 पड़ी है, और आपके अनुसार भैया इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ यहीं चक्कर लगाया, ये बाकी बीच की जो जगह है इसमें क्यों नहीं लगाया? या इसके बाद आप यहां है, यहां है, यहां है,
फिर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं आके यहां घूम रहा है तो यहां क्या मेहंदी लग रही, यहां क्यों नहीं लगा रहा भाई, यहां क्या दिक्कत हो रही है उसको चक्कर लगाने में, यहां क्यों नहीं लगा रहा? तो भैया इस सवाल का भी जवाब नहीं था। फंस गई पेच, फंस गई गाड़ी। अब क्या करें भैया, क्यों नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, वो कुछ सोच ही नहीं पाए, सवालों के जवाब नहीं थे। फिर आए हमारे पास में एक बढ़िया से साइंटिस्ट नील्स बोर, उन्होंने बोला सुनो 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 सुनो, तुम गलती कर रहे हो। कहानी को उसने बिल्कुल एकदम अच्छे से लिया। उसने बोला, उसने मतलब उन्होंने बोला, नील्स बोर सर ने बोला, क्या बोला बोर सर ने, कि भैया यदि कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन कोई भी पार्टिकल को सर्कल में घूमते रहने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उन्होंने बताया नील्स बोर सर ने कि भैया कि रदरफोर्ड सर ने बोल दिया कि भैया सेंटर में न्यूक्लियस है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इन्होंने बोला कि बोर सर ने अपने एक पोस्टुलेट दिया, और पोस्टुलेट के नाम से उन्होंने बोला कि भैया एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जहां पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये बात 100% सत्य है। लेकिन इसके घूमने के लिए, किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, वो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल रहा है। मतलब उन्होंने बात को बस थोड़ा सा एडजस्टेड वे में सही प्रकार से कह दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां कहानी क्या हो रही थी, देखो ये बोल रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन हो रहा है ये एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसमें एनर्जी एमिट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, मतलब एनर्जी एमिट हो रही है। अब यदि एनर्जी निकल रही है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिरा। तो इन्होंने इस बात को कैसे बोला कि भैया कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मिल रहा है। यह बात इन्होंने यहां पर कह दी। इसे उन्होंने पहला पोस्टुलेट कहा। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeE अपॉन R स्क्वायर बराबर mv² अपॉन R। पहला पोस्टुलेट से पहली इक्वेशन बनी है। फिर सेकंड पोस्टुलेट दिया कि भैया देखो वो जो खाली जगह है ना, वो खाली जगह जो यहां पर बच रही है, ये जो खाली जगह है ना यहां पर, ये चक्कर ये है भैया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जहां पर उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब L बराबर mv/r बराबर NH/2π। इलेक्ट्रॉन की कहानी सिंपल है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व इन ऑर्बिट, बट द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। समझो कहानी को। इलेक्ट्रॉन की कहानी सिंपल है भैया। कैसे? हमको तो थी राह चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संवरता मस्ती में चलता था वो। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, बल्कि जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस जगह को ऑर्बिट कहते हैं। सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मत खेलो, यही तो खेल है, यही इन्होंने डिफरेंस बनाया। तो बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ऑर्बिट है। मतलब अमिताभ बच्चन जी कैसे कहते हैं, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन कह रहा भैया तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी मेरी चलेगी, मैं जहां मैं घूमूंगा वो ऑर्बिट है। ये कहानी यहां से आई। फिर आगे बढ़े। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास बन के आई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, और इनको सॉल्व करके हमारे पास में जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ रही है ये, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर बोर मॉडल। ये तो सबको याद रहेगा 0.529 n²/z। लेकिन बेटा इसको याद जरूर करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, केमिस्ट्री में भी काम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन
एनर्जी के लिए पूछा जा चुका है, इनको याद रखना। एप्सिलॉन डॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर बाई जेड है ये, ठीक है श्योर। अब इससे आप यहां पर पुट वैल्यू ऑफ एन एंड जेड फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर आएगा 1। अब n की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट चाहिए जो उसकी रेडियस निकाल दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी उन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, दो पैरामीटर मिल रहे हैं आर और वी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये बन रही है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। जिसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला डेटा मिलेगा जो याद होना चाहिए। इसे हालांकि हम c बाई 137 इंटू जेड बाई 1 भी कहते हैं। कभी कभी मान लो यदि इस फॉर्मेट में पूछ लिया तो ये भी आपको याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट यू कैन कैलकुलेट बाय सिंपली पुटिंग द डेटा एंड बाय सॉल्विंग। दो चीजें हो गई। अब इन दो चीजों से एक और चीज आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? T बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी। आर पता है, वी पता है, सारी वैल्यू को उठाओ, पुट करो, सॉल्व करो, टाइम पीरियड ये आएगा। अब जरा एक चीज गौर से देखना बेटा, यहां पर रेडियस जो है nth ऑर्बिट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। है वेलोसिटी में देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। टाइम पीरियड में जो सवाल बनता है वो बनता है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जनरली टाइम पीरियड में फॉर्मूला पूछने की संभावना कम है। यही पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतना टाइम पीरियड है तो सेकंड ऑर्बिट में टाइम पीरियड कितना होगा, या सेकंड पीरियड का टाइम पीरियड इतना है तो थर्ड पीरियड में थर्ड ऑर्बिट में टाइम पीरियड कितना होगा। यह सवाल यहां पर बन जाता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो हमने क्या क्या देखा। रेडियस का फॉर्मूला देखा। क्या केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला देखा? क्या आपने केमिस्ट्री में से पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? बिल्कुल पढ़ा है। फिर इसके बाद हमने देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्या आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा है? सर ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तो टाइम पीरियड फिजिक्स में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं टाइम पीरियड के बाद में क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल निकाल सकता हूं। आगे है एंगुलर मोमेंटम, NH अपॉन 2 पाई। सिंपल है, एन की वैल्यू पुट करते चले जाओ, L1 L2 L3 L4 मिल जाएगा, सिंपल। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बाद में हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से निकाल सकते हैं, या फिर उन्हीं वैल्यूज को पुट करके हमारे पास में ये आता है रिलेशन। और जो सॉल्व करते हैं तो देखो इसको ध्यान से देखना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? कुछ नहीं भैया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला पता है, वही पुट कर करके यहां पर निकाला है। श्योर? जैसे काइनेटिक एनर्जी है वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में ध्यान दो, यहां पर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है, जो कि सॉल्व करके 13.6 आ रहा है। जबकि पोटेंशियल में देखना यहां पे 4 आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहां सॉल्व होके -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली होगी? तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। सही है। अब ऑर्बिट के अंदर में तो सब चीजें फिक्स हैं, है कि नहीं? तो यहां पर U क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन डिस्टेंस क्या? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहां से ये निकाला है पुट करके। Rn का फॉर्मूला अवेलेबल है, पुट करो, सॉल्व करो। यस और नो? अब टोटल एनर्जी कहां से आएगी? तो भैया टोटल एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी निकाली है प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, यहां से दोनों का सम कर दो, ये आंसर यहां पर मिल जाएगा। ये रिलेशन याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ूंगा। क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसने ध्यान से पढ़ा, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है, चैप्टर हलवा है। सवाल बनना ही है आपका, कि नहीं बनेगा? सर इसकी गारंटी मत लिया करो यार हमसे, कह नहीं सकते कुछ भी।
चलो कोई नहीं। अब रिलेशन बिटवीन टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो जब मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जब मैं लिख रहा हूं तो ये आ रहा है प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं तो मैं यहां लिखता हूं माइनस का 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बराबर। अब बोलो भाई क्या बराबर? अरे यस और नो? बिल्कुल है। अब रिलेशन ढूंढना है, मतलब रिलेशन क्या है? तो भैया ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, या टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है क्या? सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो। टोटल एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी है। क्या सही है क्या? बिल्कुल सत्य बात, सत्य घटना पर आधारित है। ओके, दोनों में हो गए, पोटेंशियल टोटल में हो गया, टोटल और काइनेटिक में हो गया। अब किसका किसका बचा? काइनेटिक पोटेंशियल का ले लो। काइनेटिक और पोटेंशियल का कैसे लोगे? तो भैया काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल का तो आधा होगा, ये बात सही है, लेकिन मॉड ऑफ पोटेंशियल का आधा होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल इतने से रिलेशन है, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। आगे आता है बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट। तो देखो आपको याद होगा एक चीज, क्या कि वो एनर्जी वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया कि भैया इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड मोशन में है तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर डिस्क्रीट क्यों मिल रहा है? तो वो सारी चीजें तो उन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है जो कि फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, और चूंकि जंपिंग जपांग मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हमें यहां पर मिलने वाले हैं, कंटिन्यूअस नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं कंटिन्यूअस मिलेंगे? क्योंकि भैया देखो यहां से ऐसे जब जंप करोगे तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जैसे आप हाइड्रोजन के लिए केस में देखोगे, हाइड्रोजन के केस में यदि आप देखोगे फॉर हाइड्रोजन, यदि आप मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की कितनी आएगी? पुट कर दो, सॉल्व कर लो, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या किया है? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 4 से डिवाइड किया है। 3 मतलब 9 से डिवाइड करूंगा, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही। E4 मतलब कितनी आ रही है? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। E5 यदि मैं देखूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो भैया ये कह रहे हैं कि यहां पर अलग अलग एनर्जी के लेवल बन रहे हैं, यहां पर अलग अलग एनर्जी के लेवल बन रहे हैं, जो कौन से भैया? ये है आपका n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, और सबकी एनर्जी का लेवल अलग अलग है। ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर ऑर्बिट मतलब ये बड़ा नंबर बाहर का, तो यहां से यहां कूदा तो एनर्जी मिलेगी, रिलीज होगी। यहां से कूदने पर होगी, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, या यहां से यहां कूदा, यहां कहीं कूदा, कौन भी कहीं पे भी कूदा, ये अलग अलग टाइप पे ऐसे एनर्जी मिलेगी। तो वो जाहिर सी बात है अब कंटिन्यूअस तो होने से रही, क्योंकि इन दोनों के गैप के बराबर वहां पर मिलनी है, यस और नो, जो कि किसके फॉर्म में मिलेगी? फोटोनों के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है या डिफिकल्ट है? तो भैया बिल्कुल आसान वाली बात है। अब यहां से आगे देखो बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब क्या है, हमने देखा कि चूंकि टोटल एनर्जी क्या आ रही थी इलेक्ट्रॉनों की? नेगेटिव। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है तो उसको मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स
फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यस और नो। मतलब कहानी सिंपल सी बात है कि देखो ये है आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अब ये घूम रहा था मतलब इलेक्ट्रॉन है यहां पर इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए, इससे इसको मुक्त करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब जाहिर सी बात है अभी इलेक्ट्रॉन यहां बंधा हुआ है। तो क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि ये बंधुआ मजदूर बन चुका है। और ये कैसे बना? क्योंकि यहां इसके पास में ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या है? कर्जा है इसके पास में। और जब तक कर्जा चुकेगा नहीं तब तक बंधुआ मजदूरी छूटेगी नहीं। क्लियर? इतू सा कॉन्सेप्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में आपने देखी ना कितनी है, -13.6 फॉर, ये लिखा है क्लियरली हाइड्रोजन। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा, HY कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। इतनी एनर्जी नाभिक मना थोड़ी कर रहा है, नाभिक मना नहीं कर रहा, नाभिक कह रहा भाई मेरी एनर्जी दे दो मेरे को, फिर तुम चले जाओ जहां जाना है, मेरा कर्जा चुकाओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हो, तो इतनी एनर्जी दो और तुम जाओ। तो मतलब इतनी एनर्जी के फलस्वरूप वो बंधा हुआ है यहां पर नाभिक से, तो इतनी एनर्जी मिली तो वो हुआ मुक्त। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। ये क्या कह रहा है कि भैया किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से अनंत तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? क्या किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से अनंत तक पहुंचाने के लिए, यदि मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, फॉर हाइड्रोजन, तो भैया बाइंडिंग एनर्जी और ये आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ही आने वाली है। क्यों? ग्राउंड से आप उसको कहां पहुंचा रहे हो? अनंत पे, और अनंत पे पहुंचने के पश्चात मिलती है मुक्ति। मुक्ति कहां मिलती है? अनंत पर मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहां मिलती है? अपनी गली में मत ढूंढना, अनंत पे मिलती है। और अनंत कहां है वो किसी ने नहीं देखा है। ठीक है? अब उस एटम के लिए अनंत कहां है? तो भैया एटम इत्तू सा, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, वो इत्तू सा, इत्तू सा। ठीक है? अब इसके लिए अनंत कहां है? ये भी अनंत है इसके लिए तो। ठीक है? अनंत, फिजिक्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां से आप ऑब्जर्वेशंस को देखते हो। जो मेरा राइट है वो तेरा लेफ्ट है, और जो तेरा लेफ्ट है वो मेरा राइट है। ये सिंपल सा कहानी है। यदि मैं इधर से बोल रहा हूं कि राइट, लेकिन यदि आप उधर से देख रहे हो तो वो चीज आपके लिए लेफ्ट हो रही है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही तो अंतर है। इसलिए फिजिक्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट है ही नहीं, सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां से कोई भी ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करता है, और जब कोई ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करता है तो उसे लगता है कि वही शाश्वत सत्य है, लेकिन वो शाश्वत सत्य है उसके लिए सत्य है, लेकिन किंतु दूसरे व्यक्ति के लिए वही सत्य असत्य बन जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरा राइट जो है वो अभी आपका लेफ्ट है, और जो मेरा लेफ्ट है वो आपके लिए राइट है, क्योंकि आप मेरे सामने से देख रहे हो। तो यही कहानी है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अनंत तक भेजने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से क्या होता है, जैसे आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, ड्वेल नेचर में भी किया है कि यदि इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पीछे ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, मतलब आपका एटम क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि भैया एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी आवश्यक है वही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब ये एनर्जी आप दोगे कैसे? तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कहोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
उसे क्या कहोगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से अनंत तक भेजने के लिए जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वो कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सिंपल बात है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां जो एनर्जी चलने वाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन हटा दो सामने का, वो सीधा आंसर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। फिर हम बात करते हैं यहां पे एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या कहता है? एक्साइट करो, उत्तेजित करो। एक्साइटेशन, एक्साइट करने का मतलब है उसे उत्तेजित करना। मतलब जो शांति से बैठा है उसे उछलने पर मजबूर कर दो। और कैसे करोगे? अब सोचो, यदि आप शांति से बैठे हो जमीन पे, बिल्कुल शांति से बैठे हो, अचानक से आपको पैसा मिल जाए, उछलने लगोगे? अचानक से आपको खुशी मिल जाए, उछलने लगोगे? बिल्कुल। फिर यही एक्सपेरिमेंट को यदि दोबारा दोहराया जाए, आपको बैठा दिया जाए तवे पे, तवे को रख दिया जाए गैस पे, तो शांति से बैठोगे कुछ देर तक, लेकिन जैसे ही गैस को चालू करोगे क्या उछलना शुरू करोगे? बिल्कुल करोगे। क्यों? गैस चालू करते ही तवे को मिलेगी पहले एनर्जी। तवा क्या करेगा? उस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा आपके पास में, और जैसे आपको मिली एनर्जी आप क्या करोगे? उछलोगे। बराबर। कई लोग बोल रहे होंगे पहला वाला एग्जांपल अच्छा लगा सर, पैसा मिलते उछलेंगे। पैसा, मनी भौतिक वस्तु है, फिजिकल एंटिटी है, जिसका प्रकृति में कोई जगह नहीं है। जिसके लिए पैसे के लिए प्रकृति में कोई जगह नहीं है। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से चलती है भैया। प्रकृति को एनर्जी से लेना देना है। ये भौतिक वस्तुओं, भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है। इतना पैसा है, ना 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 ना। प्रकृति कहती है जो भी बात करनी है एनर्जी के फॉर्म में करो। सिंपल उदाहरण है भाई, आप इंडिया के रुपए को ले जाकर के यूएस में चलाने की कोशिश करोगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पे यूएस डॉलर चलता है। क्या अपने रुपए को ले जाके चाइना में चलाओगे? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका जो चाइनीज में, चाइना जो भी चाइनीज डॉलर होता होगा या जो भी उनकी करेंसी होती होगी, जापान में येन चलता है शायद। वहां ऐसी प्रकृति में क्या चलती है? एनर्जी चलती है। प्रकृति में क्या चल रही है? एनर्जी चल रही है। बस वही कहानी। तो अब यहां चल रही है एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। उत्तेजन ऊर्जा कह लूं क्या? मत कहो सर। क्लियर है? कौन सा वाला? स्प्राइट वाला की क्या पूछू? भापो? कई लोग सोचे ये क्या है, भापो क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, अब ये एक्साइट करने का काम कहां से होगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल से। और वही एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या आएगा? एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ जाओ। अब ये जो एक्साइटेशन होने वाला है उसके लिए जो एनर्जी की बात चल रही थी वो दो तरीके से पॉसिबल है एटॉमिक एक्साइटेशन के लिए। एक है कोलिजन और एक है बाय इंसिडेंट ऑफ फोटोन। बेसिकली बाय इंसिडेंट ऑफ फोटोन मतलब आपने क्या किया? लाइट गिराई। फोटोन मतलब लाइट गिराई, यस और नो? उससे हुआ। बराबर है? तो फोटोन गिराने का ये मतलब है। तो इसके लिए देखो यहां पर एक बढ़िया सा डायग्राम दिया गया, उसमें हुआ क्या है समझना। देखो देखो आपने इतनी एनर्जी वाले फोटोनों को, मतलब लाइट को, इस एटम पे गिराया। इस एटम के अंदर में देखो यहां बैठा है आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। इतनी एनर्जी, एच न्यू एनर्जी आई, इस पे गिरी। गिरने के कारण क्या हुआ?
उसने इलेक्ट्रॉनों को जो एनर्जी चाहिए थी वो उसने देखो ये वाले सेगमेंट की एनर्जी को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, और ये है उसकी एक्साइटेड स्टेट, ये है उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो जितनी एनर्जी आई थी उसको वो खा के अपने पास बैठ गया, बराबर है। मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है वो ये बीच में से जो एनर्जी लेके गया वो वाली एनर्जी है। देखो ये हरा हो चुका है, हरा रंग डाला, क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके बैठा है। लेकिन क्या है ना, सत्य का ज्ञान होने में समय नहीं लगता है। ये यहां पर बैठता है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, और उसे सत्य का ज्ञान होता है कि पराया घर तो पराया ही होता है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना मिले, अपना घर तो अपना होता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बराबर। क्योंकि ये इसका अपना घर है तो इसमें इसके अपने भाई बंधु रह रहे हैं। यहां पराये घर में पहुंचा है तो यहां उसे मिल तो रहा है, एनर्जी तो मिल गई, लेकिन खुशी नहीं मिल पा रही है। तो भैया उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो बोल रहा है भाई क्षमा करो, गलती हो गई, तुम्हारी एनर्जी वापस ले लो। तो ये 10⁻⁻8 सेकंड में ही इसे बुद्धि आ गई, तो इसने वो एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। तो ये रिलीज कर दी तो ये बना है अब एमिशन स्पेक्ट्रम। ये इंसिडेंट लाइट थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, इतनी एनर्जी को जो उसने खाया था बची हुई एज इट इज है। अब जो बची हुई एज इट इज है वो कितनी देर तक, 10⁻⁻8 सेकंड के बाद, उसके बाद में ये एनर्जी वापस मिल गई, एमिशन स्पेक्ट्रम में इतना आ गया। दोनों को जोड़ लोगे तो ये वही इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होगा। तो ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, बराबर है, बस इतनी सी कहानी। तो ऐसे अब हाइड्रोजन पे ऐसे ही लाइट गिराई गई अलग अलग एनर्जी वाली। अब एनर्जी सर ऐसे कैसे आ जाएगी, अभी तो आप कह रहे थे पोटेंशियल देना पड़ेगा। भाई ठीक है ना, लाइट से भी तो एनर्जी मिलती है, E बराबर एच न्यू या E बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा, यहां से भी तो एनर्जी आती है या नहीं आती है, आती है। तो भैया आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट गिराओगे तो उससे लाइट से एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी तो हो सकता है इतनी मिले, इतनी मिले, इतनी मिले। अब ये क्या है डिफरेंस, 13.6 माइनस 3.4, आपने दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब वो 10.2 वोल्ट से एक्सेलरेट करके लाओ चाहे कहीं से भी लाओ, या आपने दिया 13.6 माइनस 1.51, तो कितना आएगा 9021, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। यहां आ जाओगे, ऐसे एनर्जी बढ़ाते जाओ, ऐसे ये आगे इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएगा, रुकेगा उतनी ही देर, सत्य का ज्ञान होगा और वो वापस लौट के आना चालू कर देगा। जैसे मान चलो यहीं तक पहुंचा तो यहां से यहां आ जाएगा, यहां पहुंचा तो यहां से यहां आने के दो तरीके पॉसिबल है, एक तो डायरेक्ट आ जाए या फिर इन दो टुकड़ों में आए। तो इन्हें कहा गया है एमिशन लाइन, जो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करिए। ये ग्राउंड स्टेट है भाई, देखो ये सबसे नीचे वाली, तो इन्होंने एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, देखो जो यहां पर एब्जॉर्ब किया ना, इसमें से इतने को खा गया था। भाई आपको थोड़ी मालूम है एग्जैक्टली कितना देना है, हाँ हम थ्योरी में अभी पढ़ेंगे, अभी तक तो नहीं मालूम था, आपने तो बहुत सारी दे रखी थी, तो बहुत सारी में से इलेक्ट्रॉन ने ली कितनी, जितनी उसको जरूरत थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 10.2 ले ले, 10.2 ले ले, तो ये यहां से यहां जाएगा और यहां पर कितनी देर रुकेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड, और लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं ना, वो ये भी तो ले सकता है, 12.09 वाली उठा ले उसमें से, तो भैया वो पहुंचेगा कहां तक, यहां तक पहुंचेगा। अब यहां पर पहुंच के उसको सत्य का ज्ञान तो हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है या तो वो डायरेक्ट आ जाए, सीधा सीधा यहां से यहां कूदे, या फिर पहले वो यहां से यहीं कूदे, फिर उसे समझ में आया कि नहीं 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 अभी भी मेरे पास बच गई, फिर यहां से यहां कूदे। तो ऐसे यहां पर एमिशन बना, इसमें 3 लाइन आई, इसमें एक ही लाइन आई। अब ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं या नहीं, क्योंकि इसकी देखो कितनी है, इस वाले की है 10.2, इस बड़े वाले की है 12.09, इस वाले की भी आएगी 3.4 माइनस 1.51, 9 4 3 5 8 2 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अलग अलग एनर्जी मिल गई, कितनी एनर्जी मिल गई इसमें, 3, 1.89, 10.2 और 12.09 वाली, ऐसी सबके लिए अलग अलग बनेगा। इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस बनती हैं उसके हैं 2 फॉर्मूले। एक है कि भैया आपको n बराबर n2 से n बराबर n1 में जंप किया तो कितनी लाइन बनेगी, मतलब मैंने बोला कि भैया 5 से 3 आया, तो आप क्या करो
5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 2 इंटू, मतलब 3 लाइन बनेंगी। लेकिन वो सीधा ग्राउंड में जम कर जाए तो आप सीधा n इंटू एन माइनस 1, मतलब मैंने बोला कि 5 से 1 में आ गया, n बराबर 5 में था और 5 से यदि जम करके 1 में आया तो 5 इंटू 5 माइनस 1 बटा 2, 10। तो यहां पर 10 लाइन दिखेंगी। ठीक है, यह है कहानी एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो नंबर ऑफ लाइंस निकालना आ गया। 5 से 3 में ऐसे आए, 5 से 1 में ऐसे आए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? है या नहीं? सत्य है। अब ये जो निकल रहा है, अब हमसे तो सवाल पूछेगा भाई। अब देखो यहां तो आप देख लोगे कि एनर्जी यहां से तो दिख रही है, लेकिन इसकी वेवलेंथ कितनी है जब ये फोटोन बाहर निकला है? तो उसका फॉर्मूला है आ 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर n1 क्या है? इनर या लोअर वाला नंबर, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और n2 वाला क्या है? हायर। अच्छा मैंने उधर पहले लिखा है, तो आउटर बाहर वाला या हायर नंबर। सिंपल 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये जो है हाइड्रोजन के लिए जब आप लिखोगे तो z क्या आएगा? 1। और हाइड्रोजन यदि मैं देखूंगा तो z बराबर हो जाएगा 1, तो 1/λ बराबर आएगा r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है? बस अब अलग अलग उनके लिए, सबके लिए निकाल के देख लो तो आपको अलग अलग वेवलेंथ वाले फोटोन मिलेंगे, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल मिल रही है। मतलब स्पेक्ट्रम क्या मिल रहा है? कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? डिस्क्रीट। ये आर क्या है यहां पर? क्या ये गैस कांस्टेंट है? नहीं ना बेटा, ये गैस कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि भैया रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद करनी है। और 1/r जो आता है वो आता है 912 एंगस्ट्रॉम। क्यों? ये सवालों में काम आता है। अब इन सब का जो खेल है, इस सब पूरे खेल को सबसे पहले देखा था लाइमन ने। किसने देखा था? लाइमन ने। क्योंकि वो सॉरी लाइमन बोल रहा हूं, बामर ने। सबसे पहले किसने देखा? बामर ने। इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था? बामर। कौन था? बामर। BALMER। बालमेर मत कह देना, जो भी कहना आपको कहना, आपकी मर्जी है भाई। इन्होंने देखा। अब यहां पर ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने अपने नाम पे सीरीज बना दी। सबसे पहले है लाइमन सीरीज, जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेंज में। अल्ट्रा वायलेट रेंज का नाम भी पता होना चाहिए। बामर, चूंकि उसने देखा, मतलब वो विजिबल रीजन में थी। फिर पाश्चन ने नियर इंफ्रारेड ब्रैकेट फुंड। अब लाइमन कब बनती है? तो लाइमन तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 1 में कूदे। बामर कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदे लेकिन n बराबर 2 में कूदना चाहिए। पाश्चन कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदे लेकिन n बराबर 3 में कूदे। ब्रैकेट कब बनती है? जब कहीं से भी कूदे लेकिन n बराबर 4 में कूदे। फुंड कब बनती है? कहीं से भी कूदा लेकिन n बराबर 5 में कूदा। तो ये बनती है आपकी फुंड सीरीज। कौन सी सीरीज बनती है? फुंड। फंड कहना है तो फंड भी कह लो भाई, मैं थोड़ी बुरा मानने वाला हूं। एट द एंड आप जिस एग्जाम को दे रहे हो वहां तो लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं लाइमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन के लिए n1 बराबर तो 1 होगा, लेकिन n2 बराबर आएगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मैं यदि बात करता हूं बामर सीरीज की, तो भैया n1 बराबर तो 2 होगा, लेकिन n2 बराबर होगा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कौन है इसके बाद? पाश्चन। कौन है? ये है बेटा पाश्चन। पाश्चन के लिए n1 बराबर आएगा 3, लेकिन n2 कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
फिर आ जाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट की कहानी क्या है, N1 तो है 4, लेकिन N2 क्या है 5, 6, 7, 8 और सो ऑन, अब टू अनंत कुछ भी लिख दो भाई। फिर आएंगे फंड, N1 बराबर 5 और N2 बराबर आएगा 6, 7, 8 और सो ऑन अनंत। सब मैं लिख देता हूं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये भी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, अब एक बात समझना, अब यहां पर जो भी सवाल हो रहा होगा उसमें एक बात देखना, जैसे लाइमन के लिए N1 बराबर 1 आएगा, ये तो तय हो गया, नाम देते ही आपका N1 फिक्स हो जा रहा है, N2 के बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। नाम लिखते ही N1 के बारे में तो फिक्सिंग हो गई, लेकिन N2 नहीं पता, तो यहां पर नंबरिंग चल रही होती है। तो भैया ये है आपकी फर्स्ट लाइन, ये है आपकी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड अप टू सो ऑन, ऐसे इनकी लाइंस को गिना जाता है। लाइंस को गिना जाता है मतलब सवाल पूछ लेता है कि लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ। सवाल समझना, मैंने क्या बोला, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो मतलब लाइमन बोला तो N1 बराबर 1 हो गया, फर्स्ट लाइन बोला तो N2 बराबर 2 हो गया। अब मैंने आपसे मान लो सवाल पूछा, अब देखो सवालों के आंसर देना मनी मन में देना भले ही, लेकिन कुछ देने की कोशिश करो। मैंने बोला फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। अब बताओ क्या, पाश्चन बोला मतलब N1 बराबर 3 हो गया क्या, पाश्चन बोला मतलब देखो ये पाश्चन में N1 बराबर 3 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे 3 में गिरा तो पाश्चन। तो मैंने बोला कौन सी लाइन बोली थी मैंने, सेकंड लाइन की थर्ड लाइन, जो भी बोली हो अभी ध्यान नहीं है मेरे को भी। यदि मैं बोलता हूं पाश्चन सीरीज मतलब N1 तो 1 3 फिक्स हो गया, अब कौन बचा N2। यदि मैं बोलता हूं इसमें फर्स्ट लाइन तो N2 बराबर 4, सेकेंड लाइन तो N2 बराबर 5, थर्ड लाइन तो N2 बराबर 6, सिंपल। क्या ये समझ में आएगा वर्ड, एग्जाम में आता है भाई, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, यस और नो, श्योरिटी है। और यही आपका चैप्टर समाप्त हो गया, बस यही चीजें थी। अरे यार इसमें लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम कहां गया, अरे यार ये टेबल विजिबल नहीं हुई लगता है कहीं, टेबल विजिबल नहीं हुई है, ठीक है। एक चीज और यहां पर याद रखनी है, समझना क्या, जब आपको बोला जाए लैम्बडा मिनिमम, तो भैया N2 बराबर और जब आपको बोला जाए लैम्बडा मैक्सिमम तो N2 बराबर, ये एक और अच्छा खेल होता है। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं ना फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसके लिए देखोगे यदि आप बामर के लिए देखोगे तो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ब्रैकेट के लिए देखोगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फुंड के लिए देखोगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ऐसे ही कभी कभी सवाल बन जाता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ वाला। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए N2 ढूंढना है बस। तो देखो एक काम तो ये है कि आपको डायरेक्ट याद कर लो, यहां तो याद करना कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहां ध्यान रखना जब आप मिनिमम लिख रहे हो तो N2 बराबर हमेशा इंफिनिटी रहेगा। मिनिमम जब आप लिख रहे हो तो N2 बराबर हमेशा इंफिनिटी रहेगा, और मैक्सिमम मतलब क्या है कि जस्ट नेक्स्ट टू N1, या मैं कहूं N2 बराबर N1 प्लस 1, जस्ट बाजू वाला वो रहेगा आपका कौन, N2। कब, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछिए। अब इसमें सवाल बनते हैं फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड।
फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन बामर प्राशन ब्रैकेट फुट, फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज, दो निकालनी पड़ेंगी। तो भैया ये सारे सवाल, इसके बाहर सवाल आता नहीं है। अब जैसे यहां पे कुछ सवाल देखते हैं, हमारे पास 2022 का ये सवाल है, क्या है, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी। ध्यान रखना T1 और T2 टाइम पीरियड नहीं है, एनर्जी है। कई बार बच्चा सवाल में गलती कर देता है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आएगा n बराबर 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग आएगा n बराबर 3। मतलब जब एक्साइटेड लिखी होती है तो एक्साइट कब हो जाती है, जस्ट ऊपर पहुंचते इलेक्ट्रॉन, यस और नो, वही कहानी है। तो T1 है इसकी एनर्जी क्या है T1 और इसकी क्या है T2। किसके लिए चल रही है ये जरूर देखना, हाइड्रोजन एटम के लिए चल रही है। तो T1 और T2 का रेशो, तो भैया देखो, तो T1 बराबर आएगा -13.6, Z तो 1 हो गया, तो अपॉन n स्क्वायर, मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय n कितना है 2 का स्क्वायर मतलब 4, या लिख दो 2 का स्क्वायर मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और T2 -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, क्यों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3 है, तो ये आएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 9। अब रेशो किसका पूछा है, T1 रेश टू T2, तो भैया जी दोनों को करो डिवाइड, तो T1 बाई T2 करोगे तो आंसर यू विल गेट 9/4, क्योंकि माइनस माइनस ये सब तो कट जाएगा, 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, यू विल गेट आंसर 9/4। सिंपल है, 2022 ताजा। फिर क्या है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। हाँ, तो मैं आपको बताना भूल गया, बोर मॉडल का एक ड्रॉबैक भी है कि जो बोर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब एटम्स और आयंस हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम या आयंस जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो बस यही आपको देखना है। भैया देखो, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम होगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन है, वैलिड। ड्यूट्रॉन एटम, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1H2, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वैलिड है। सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम मतलब Ne+, तो यहां वैलिड नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्यों, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, वैसे 10 होते हैं, अब एक बार आयोनाइज कर दिया तो अब कितने बचे, अभी भी 9 बचे, 9 के लिए तो ये ना लगे, 9 के लिए तो ना लगे। बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर एटम्स और आयंस जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एटम्स के लिए भी वैलिड है, आयंस के लिए भी वैलिड है, कंडीशन अप्लाइड, उनमें होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। ये 2019 का सवाल है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 वोल्ट। तो टोटल एनर्जी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी काइनेटिक पूछी है आपसे और पोटेंशियल भी पूछी है आपसे, तो भैया बताओ, तो आप जानते हो काइनेटिक क्या होती है, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी यहां पर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है क्या। और पोटेंशियल क्या होती है भैया 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, मतलब आएगी 2 इंटू माइनस का 3.4, मतलब आएगी माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर मिल चुके हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन 3.4 और -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है क्या। देख लो अभी एक और सवाल है 2018 का,
रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा भैया 1:-1। क्यों? क्योंकि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या है या टोटल एनर्जी क्या है, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, रेशियो 1:-1 चूंकि दिया है इसलिए। मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा होता तो 1:1 होता, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी और काइनेटिक आपकी पॉजिटिव आएगी, तो सिंपल है। ये देखो 2017 का सवाल है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन, मतलब N2 बराबर हो गया अनंत, ऑफ बामर सीरीज मतलब N1 बराबर हो गया 2। एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अच्छा 2 बार निकाल के रेशियो निकालना है, ठीक है। तो भैया देखो लास्ट लाइन निकालनी है बामर की और लास्ट ही लाइन निकालनी है लाइमन की भी। ओके, तो हम लिखते हैं 1/λ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब आएगा 1/r, बामर है मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 लास्ट लाइन है मतलब अनंत का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा 1/4r, 1/λ लाइमन लास्ट लाइन ऑफ बामर। अगला देखो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो 1/λ लास्ट लाइन ऑफ लाइमर 1/r, चूंकि लाइमन है मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1 अनंत का स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है आपके पास में 1/r। ओके, और इन दोनों का क्या चाहिए भैया, रेशियो, लास्ट लाइन ऑफ बामर एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का रेशियो। तो मैं इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं यहां पर, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा ऑफ, ध्यान से समझना, इन दोनों को जब मैं करूंगा डिवाइड तो हमारा ये लैम्बडा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन पहुंच जाएगा ऊपर और लैम्बडा लास्ट लाइन ऑफ बामर आ जाएगा नीचे। 1/4r डिवाइडेड बाय 1/r कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/4। लेकिन सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है, ध्यान से करना, लास्ट लाइन ऑफ बामर ऊपर होना चाहिए, मतलब लैम्बडा लास्ट लाइन ऑफ बामर अपॉन लैम्बडा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, आंसर विल बी 4। इसमें फंसाते हैं, चूंकि यहां फंसाया नहीं है, 0.25 नहीं दिया था उन्होंने तो आसान था, लेकिन यदि 0.25 दिया होता तो 90% बच्चों के साथ में यह गलती होती है। अरे 90 मत मानो यार, 25-30% तो गलती कर देते हैं ये भाई, मतलब ये सवाल हर किसी का सही नहीं आता है, कुछ 1-2 रहते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं, तो इन सवालों को ध्यान से करें, ठीक है। श्योर, एक आधा और सवाल बचा है क्या, नहीं, खत्म। लो भाई, तो मैंने यहां पे कुछ 4-5 सवाल भी लिए आपको, हर एक वैरायटी के लगभग सवाल, देखो अब जितने सवाल बनते हैं उतने मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हर एक चीज को हम एक ही घंटे में लगभग इतने ड्यूरेशन में खत्म कर ले, एक बार में खत्म करना है, चीजों को समझना भी है, काम की हर चीज कवर हो भी जानी चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने लगभग 1-1.25 घंटे, सवा तो हुए भी नहीं है यार, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, 1 घंटे के अंदर में इस चैप्टर को खत्म किया है। हालांकि ये वो चैप्टर है जिसको आपने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा है, इसके आगे तो वो क्वांटम नंबर है, ज्योमेट्री और ये और वो सब तुमने पढ़े हुए हैं काफी डिटेल में। फिजिक्स में इतना ही है, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, सवाल आराम से बनता है। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अच्छा है, ध्यान से करें बेटा। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियर, ये 3 चैप्टर मिला लो तो 5-6 सवाल मिल जाते हैं बेटा आराम से, है ना। और सेमीकंडक्टर को मिला लोगे तो लगभग 7-8 तक पहुंच जाती है गाड़ी। तो इसलिए इन मॉडर्न फिजिक्स, ये चारों चैप्टर्स को एकदम अच्छे से जरूर करना, ठीक है। चलो, तो यहीं पे आज की कहानी को वाइंड अप करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए